हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बायोलॉजी के एक सीरीज को रेडी किया है, जिसमें कि 500 से भी ज़्यादा 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। यदि आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो अपने एग्जाम में आप 35 से 40 क्वेश्चन जरूर सही करके आइएगा, बशर्ते आप मेरे एक्सप्लेनेशन और डायग्राम्स को जरूर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और उसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने लाइक टारगेट बहुत जल्दी कंप्लीट किया। तो लाइक टारगेट है इस वीडियो का 30 और डेली क्लास के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव प्रजनन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आपको ये 2 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 कल आएगा। बस आप लोग 30 लाइक्स को कंप्लीट कीजिए, पार्ट 2 तुरंत आएगा। और ये 1 घंटा, ये आधा घंटा का वीडियो होगा और एक आधा घंटा का, ये 2 पार्ट यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा और आपके मुट्ठी में चला जाएगा। बस आप थोड़ा सा एनसीईआरटी भी रीड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि जिस तरीके से मैं बायोलॉजी कंप्लीट करा रहा हूं, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, उस तरीके से आप फिजिक्स भी चाहते हैं, केमिस्ट्री भी चाहते हैं, मैथ भी चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को एक प्ले स्टोर पे जा करके इंस्टॉल कीजिए, जो कि उदित फार्मेसी क्लासेज के नाम से है। उदित फार्मेसी क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे आपको बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की नाम से एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि मात्र 299 रुपीज़ में आपको अवेल कराया जाएगा। जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, हर चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट में हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिलेगा। हम लोग कुछ दिन में टेस्ट भी लेंगे और आपको काउंसलिंग तक हेल्प किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। आपको इस कांटेक्ट नंबर में जो भी दिक्कत है कोर्स लेने में, तो इस कांटेक्ट नंबर से संपर्क कीजिए। बहुत बच्चे ले चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप यदि ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार गवर्नमेंट सीट को पक्की करनी चाहते हैं तो मात्र 299 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस मज़ेदार सेशन का स्टार्ट ही बहुत अच्छे डायग्राम से हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्लाइटोरिस कहाँ होता है। तो मादा में देखिए, ये तो पहली बात है कंफर्म कि मादा में ही क्लाइटोरिस होगा। तो आखिर कहाँ होता है? तो ये एक डायग्राम मैंने लिया है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। मादा का ये जनन अंग है, बाहर से देखने पर यह जनन अंग कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। तो उसमें ये देखिए एक क्लाइटोरिस पार्ट है, यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे क्या है, क्लाइटोरिस पार्ट है। तो वही क्लाइटोरिस पार्ट किसके समजात होता है, मतलब किसके जैसा होता है? नर में से अगर जो कंपेयर किया जाए तो नर के पेनिस के समजात होता है। अब नर में पेनिस किसको कहते हैं? तो ये देखिए, नर में पेनिस इसी को कहते हैं। ठीक है, तो नर में जैसा पेनिस काम करता है उसी तरीके से महिला में क्लाइटोरिस काम करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात है? तो नर के पेनिस के समजात है। तो पहला ही ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आपका कि मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात है? तो नर के पेनिस के समजात है। देखिए ऑप्शन में आप कैसे फंसिएगा। दूसरा ऑप्शन है नर के पेनिस के एनालोगस। याद रखिएगा, एनालोगस मतलब होता है विषम जात, जिस कारण से ये आंसर नहीं होगा। वेस्टिजियल वगैरह ये सब कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपको यही याद रखना है, मादा में जो क्लाइटोरिस होता है वो किसके समजात होता है? तो नर के पेनिस के, क्योंकि नर में पेनिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। उसी तरीके से महिला में सबसे सेंसिटिव पार्ट, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बेहतर है। आपको आप ये बताइए कमेंट में जरूर कि मैं अच्छे अच्छे डायग्राम्स आपके लिए सेट करता हूँ, वो आपको कैसा लगता है? क्या इससे कुछ बेनिफिट मिलता है? अगर मिलता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिपक्व शुक्राणु के सिर पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, परिपक्व शुक्राणु स्पर्म सेल, शुक्राणु का इंग्लिश क्या होता है? स्पर्म। तो परिपक्व मतलब मैच्योर एक स्पर्म सेल ले लें तो उसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देख लीजिए क्या कहा गया जा रहा है, तो एक्रोजोम कहा जा रहा है। ये जो टोपी नुमा संरचना है उसको क्या कहते हैं?
एक्रोजोम कहते हैं। तो ये हो गया। और इससे स्पर्म सेल से रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं क्लियर कर दूं। यही कहता हूं मैं ना कि क्वेश्चन के साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए। ये सब क्वेश्चन है कि एक या एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बार आएगा। स्पर्म सेल को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला भाग होता है हेड, दूसरा भाग होता है नेक, तीसरा भाग होता है मिडिल पीस या फिर मिडिल पार्ट। देखिए इस पार्ट को कहते हैं हम लोग हेड, ये वाला पार्ट होता है नेक, ये वाला, और ये वाला पार्ट होता है मिडिल पीस। ठीक है। तो हेड में क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच्योर स्पर्म सेल यानी परिपक्व शुक्राणु कोशिका के सिर वाले भाग में, हेड मतलब क्या होता है? सिर। तो हेड वाले भाग में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। देख रहे हैं ये केंद्रक है। फिर नेक वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, यानी गर्दन वाले पार्ट में क्या पाया जाता है? तो सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल। और मिडिल पार्ट में क्या क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एम से मिडिल, एफ से माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन, ये मेरे लिए आज के सेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कैसे हेड में, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पार्ट। हेड में क्या होता है? केंद्रक। नेक में क्या होता है? सेंट्रियोल। और मिडिल पार्ट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरोक्टमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन है। किसका? हिस्टेरोक्टमी में किसका सर्जरी किया जाता है? सर्जरी करके विस्थापित कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो याद रखिएगा हिस्टेरा वर्ड, कौन सा वर्ड? हिस्टेरा वर्ड जहां भी आ जाए वो किससे रिलेटेड होता है? गर्भाशय से रिलेटेड होता है। यूट्रस, किससे? यूट्रस से रिलेटेड होता है, गर्भाशय से रिलेटेड होता है। देखिए यूट्रस। तो आपको ध्यान रखना है कि हिस्टेरोक्टमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन करना है। तो किसका? गर्भाशय का। तो गर्भाशय का सर्जरी जब किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? हिस्टेरोक्टमी। जैसा कि आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरीके से कट लगाया जाता है और वहां से इस यूट्रस को काट के बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टेरोक्टमी। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विक्स निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो आपको पहले तो ये डायग्राम देखना है। इस डायग्राम में ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा प्रजनन तंत्र है, जिसमें कि ये क्या है? सर्विक्स है। ग्रीवा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीवा। ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको ध्यान में देखना है कि किस तरीके से देखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय। इसको क्या कहते हैं? गर्भाशय। और इसको क्या कहते हैं? योनि यानी वेजाइना। तो इस दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है? सर्विक्स। तो सर्विक्स कहाँ पाया जाता है? गर्भाशय और वेजाइना के बीच में। तो वही कोई ऑप्शन अब पढ़िए कि सर्विक्स निम्न में से कहाँ पाया जाता है? वृक्क में? नहीं, वृक्क मतलब तो किडनी होता है, तो ये होगा नहीं। दूसरा फेलोपियन ट्यूब में? नहीं भैया, फेलोपियन ट्यूब में भी नहीं होता है। तो कहाँ होता है? गर्भाशय एवं योनि के बीच में होता है। तो कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्विक्स निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो गर्भाशय एवं योनि के बीच में पाया जाता है। तो आपको इस डायग्राम से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी डायग्राम से रिलेटेड है कि एंडोमेट्रियम किसका आवरण है? एंडोमेट्रियम किसका आवरण है? तो आपको पहले ये बता दें कि इस डायग्राम को देखिए तब वो क्वेश्चन बनाइएगा। इस डायग्राम में ये क्या है? गर्भाशय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूट्रस। यूट्रस का 3 लेयर होता है, 3 परत होता है। सबसे बाहरी परत को हम लोग देखिए ये है, अंदर बीच वाला परत ये है और अंदर वाला परत ये है। बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। और बीच वाले परत को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और अंदर वाले परत को क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो जवाब यहीं पे मिल गया कि एंडोमेट्रियम जो है आवरण है किसका? तो गर्भाशय का। क्योंकि गर्भाशय में कितने आवरण होते हैं? 3। पहले मैं एक बार क्लियर करके और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए गर्भाशय में कितने आवरण? 3। सबसे बाहरी आवरण पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी डाउट हो रहा है आपको तो आप डाउट सेक्शन है आपका, कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा तो। ठीक है। और नहीं तो अच्छा सा कमेंट कीजिए कि ये डायग्राम का अंदाज कैसा लगता है। अंडाणु का जीवन काल कितना होता है?
मतलब एक बार यदि अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल गया तो वो कितने देर तक जीवित रहेगा, वो उसका जीवन काल कितना होता है, तो 24 घंटे का होता है। कितना होता है? 24 घंटे का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब थोड़ा सा इस पे बहस चल रहा है। कोई बुक में 24 लिखता है, कोई बुक में 48 लिखता है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से ये 24 घंटे ही सही है। मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं जहाँ पे 48 भी रहता है, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है 24 घंटे, ठीक है। अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? 24 घंटे। यही ऑप्शन में वहाँ पे नहीं रहेगा 24, सिर्फ 48 ही रहेगा, तब आप 48 टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 24 भी हो तो 24 टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडाशय के नज़दीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग है। अंडाशय के नज़दीक का फेलोपियन ट्यूब, सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब देखिए इसको कहते हैं, ये क्या आता है? फेलोपियन ट्यूब। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का भी 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है, जिसको कि आपको ध्यान रखना है। ये है अंडाशय, ये क्या है? अंडाशय। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, गुलाबी रंग का, वो क्या है? अंडाशय है। तो अंडाशय के सबसे नज़दीक वाला भाग क्या होगा? तो आपको क्लियर करके समझाते हैं। अंडाशय जो होता है वो अंडाशय ये है। अंडाशय के बाद ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या कहलाता है? इनफंडीबुलम। क्या पहला क्या क्या कहलाता है? इनफंडीबुलम। दूसरा क्या कहलाता है? एम्पुला। तीसरा क्या कहलाता है? स्थमस। ये तो आपको ध्यान में आ गया कि फेलोपियन ट्यूब का कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहले पार्ट का नाम इनफंडीबुलम, दूसरे पार्ट का नाम एम्पुला, तीसरे पार्ट का नाम स्थमस। तो अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अंडाशय के नज़दीक, मतलब अंडाशय है यहाँ, उसके नज़दीक वाला पार्ट कौन सा है? तो उसके नज़दीक वाला पार्ट कौन सा है? इनफंडीबुलम है। इधर भी आप देख सकते हैं ये अंडाशय है, तो इसके नज़दीक वाला पार्ट क्या है? इनफंडीबुलम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनफंडीबुलम। तो अंडाशय के नज़दीक वाला फेलोपियन ट्यूब का भाग क्या कहलाता है? तो इनफंडीबुलम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्थोलीन की ग्रंथि, क्या है? बार्थोलीन की ग्रंथि होती है, वो कहाँ पर होती है? तो ये आप एक डायग्राम देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। ये है डायग्राम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि आप बाहर से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार के दिखाई देने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? क्लाइटोरिस, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि ये क्या होता है? नर पेनिस के समजात होता है। पेनिस के समजात होता है, जैसे कि पेनिस होता है नर में, उसी तरीके से मादा में क्लाइटोरिस होता है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है कि बार्थोलिन ग्रंथि का स्थिति कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे बार्थोलिन लिखा हुआ है। तो बार्थोलिन ग्रंथि कुछ इस प्रकार होता है। तो ये जो योनि है, वेजाइना है, उसी के किनारे पे होता है। कहाँ पे होता है? किनारे पे होता है। किसके किनारे पे? तो योनि के किनारे पे। तो आपको डायग्राम से क्लियर विजिबल हो गया होगा कि बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ होती है? तो योनि के किनारों पर होती है। कोई दिक्कत? बार्थोलिन की ग्रंथि कहाँ होती है? तो योनि के किनारों पर होती है। आप लोग बस इस पूरे सीरीज को, जो भी ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, फॉलो कर लीजिए। आप लोग भाई बहुत अच्छे करके आओगे बायोलॉजी में, ठीक है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय हम लोगों को ऐसा नहीं मिला था, हम लोगों ने खुद से मेहनत करके तैयारी करी थी। आपके लिए ये बेहतर हो जाएगा कि आप लोगों को मैं इतना मेहनत करके आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो को और शेयर कीजिए और लाइक वगैरह अच्छे से करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊँगा, ठीक है। मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम आते हैं कंपटीशन में, क्योंकि मैंने भी इस कंपटीशन को क्रैक किया है, ठीक है। चलिए, स्त्री में किस हार्मोन के प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? स्त्री में किस हार्मोन के प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको ये समझना है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता क्या है महिलाओं में? जैसे कि महिलाओं में मैमरी ग्लैंड यानी उनके ब्रिस्ट, यानी उनका चेस्ट, ठीक है, छाती का बढ़ना, ब्रिस्ट का बढ़ना, ठीक है, उसको भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण में माना जाता है। या फिर उनके कमर का साइज बढ़ना, उसको भी हम लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण में मानते हैं। लड़कियों का आवाज़ धीरे धीरे पतला हो जाता है जैसे जैसे वो किशोरावस्था में जाती है, तो वो भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आता है। तो ये आखिर किस हार्मोन के कारण होता है? तो एस्ट्रोजेन हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण? एस्ट्रोजेन। तो स्त्री में किस हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? तो आंसर होगा एस्ट्रोजेन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मादा जनन तंत्र से। किससे? मादा जनन तंत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक नर जनन अंग है। तो पहले मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, उस स्लाइड को आप समझिए। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राथमिक जनन अंग क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग उसको कहते हैं जो युग्मक बनाता है, वैसा अंग जो कि क्या बनाए, युग्मक बनाए। और युग्मक किसको कहते हैं? जैसा कि शुक्राणु और अंडाणु क्या है, युग्मक है। ठीक है, तो जो शुक्राणु और अंडाणु को बनाता है उसी को हम लोग प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। तो उस तरीके से नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है। तो युग्मक कौन बनाता है नर में? तो वृषण बनाता है। ये देखिए, यही ना वृषण बनाता है युग्मक यानी शुक्राणु। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु को कौन बनाता है? वृषण। और मादा का अंडाणु, मादा का जो युग्मक है वो क्या है? अंडाणु है। वो कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है वेरियस टाइप से। कि पहली बात क्वेश्चन ये बनेगा कि प्राथमिक जनन अंग कैसे पहचानेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो युग्मक बनाए उसको हम लोग प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और नर में हो तो वृषण हो, मादा में हो तो अंडाशय हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक नर जनन अंग है? प्राथमिक तो पूछ रहा है लेकिन नर पूछ रहा है, नर का कौन सा है? तो नर में शुक्राणु कौन बनाता है? वृषण। तो आंसर हो जाएगा वृषण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव वीर्य का पीएच मान कितना होता है? वीर्य का मतलब क्या होता है? तो वीर्य का मतलब भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्पर्म को ही क्या कहा जाता है? वीर्य कहा जाता है। तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो आपको सीधा सीधी याद रखना है कि 7.5 के लमसम होता है। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो दूसरा नंबर ऑप्शन देख लीजिए, वही है कि 7.3 से लेकर के 7.5 मानव वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.5। और हाँ, आपको बता दें कि अब क्लास डेली चलेगा और काफ़ी क्लास हो चुका है, 7 क्लासेस हो चुके हैं। तो आपका वीडियो पेंडिंग भी हो गया होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जो वीडियो, एक बार तो वीडियो को आप कॉपी पेन लेकर के कंसंट्रेशन के साथ देखा कीजिए, पूरे ध्यान के साथ। और जब कोई पिछला वीडियो है जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो एक बार में तो आपको याद कंप्लीट हुआ नहीं होगा। तो आप रिवीजन उसको कीजिए। रिवीजन करने का तरीका ये होगा कि आप जब भी खाना खा रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हैं तो उस समय आप इस वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, बस सुनते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम देखना है गौर से, बस सुनते रहिए। जिससे क्या होगा, एक दो बार में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग भी तैयारी करते थे। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। बस उसी तरीके से खाते पीते भी हम लोग अपना वीडियो को चला के सुन लिए। फिर अगर घूमने जा रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं तो ईयरफोन में लगा के सुन लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान, मतलब 2-3 बार सुन लोगे ना तो कन्फर्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, परिवार नियोजन के लिए वास डिफरेंस को काट कर बांधने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? परिवार नियोजन के लिए वास डिफरेंस को काटकर बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि परिवार नियोजन के लिए वास डिफरेंस को काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना परिवार नियोजन क्या होता है। तो परिवार नियोजन यानी कि जैसा कि परिवार नियोजन उसको कहा जाता है कि बच्चे, जनसंख्या जैसे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है देश में, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि परिवार नियोजित किया जाता है, यानी नसबंदी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? नसबंदी। वो महिला में भी होता है और पुरुष में भी होता है। तो वही बोल रहा है कि महिला में जो किया जाता है वो अलग होता है और पुरुष में किया जाता है तो वो अलग होता है। जैसे कि ये महिला वाला है, महिला में जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जो पुरुष होता है, पुरुष में वास डिफरेंस नाम का नली होता है, उसको काट दिया जाता है। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये पुरुष का है, ये महिला का है। तो पुरुष में वास डिफरेंस नाम के नली होते हैं जिसको कि काट के टाइट कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा।
उसी तरीके से महिला में भी, जब महिला में फेलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब आ गया ना, इसलिए ट्यूबैक्टमी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ट्यूबैक्टमी। महिला में नसबंदीकरण करेंगे, परिवार नियोजन करेंगे, यानी फेलोपियन ट्यूब को काटेंगे तो ट्यूबैक्टमी कहलाएगा। और पुरुष में यदि वास डिफरेंस को काटेंगे तो ये वेसैक्टमी, क्योंकि वास डिफरेंस काट रहे हैं ना, तो इसलिए वेसैक्टमी कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या है? परिवार नियोजन के लिए वास डिफरेंस को काटने पर के बांधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वेसैक्टमी कहलाती है। तो कोई कंफ्यूजन है? ट्यूबैक्टमी में क्या होगा? महिला का क्या कहते हैं, महिला का नसबंदीकरण करेंगे, और वेसैक्टमी में किसका करेंगे? तो पुरुष का नसबंदीकरण करेंगे। तो आपको ये परिवार नियोजन वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका हैं। जैसे कि ये वृषण दिख रहा है आपको, वृषण में जो हार्मोन स्रावित कोशिका होती है, जिसमें कि वृषण में जो कोशिका है जो हार्मोन को स्रावित करे, क्या करे? हार्मोन को स्रावित करे, वो कौन सी कोशिका होती है? तो वो है लीडिंग सेल। उसको क्या कहते हैं? लीडिंग सेल, जो कि क्या करती है? वृषण में हार्मोन को स्रावित करती है। वो कौन है? लीडिंग सेल, LH, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? LH, लीडिंग सेल। ठीक है, सॉरी, शायद इसको LH नहीं बोला जाता है, LH हार्मोन होता है। ठीक है, तो आप लीडिंग सेल ही ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? तो मनुष्य में जो शुक्राणु बनता है, देखिए इस तरीके से, मनुष्य में शुक्राणु बना कहाँ? वृषण में। और वो फिर लेकिन स्टोर कहाँ होता है, संग्रहित कहाँ होता है? तो आपको इस फिगर में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए वृषण के बगल में एक पाइप है, जिसको हम लोग, एक नली है जिसको हम लोग एपिडिडिमिस कहते हैं, जो कि वृषण से बिल्कुल सटा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? एपिडिडिमिस। तो इसी नली में वो जा करके स्टोर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण कहाँ होता है, किस भाग में होता है? तो एपिडिडिमिस में होता है। किस में होता है? एपिडिडिमिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? आपको सीधा याद रखना है कि भ्रूण विज्ञान के जनक वही हैं जो कि जीव विज्ञान के भी जनक हैं। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, फिर जीव विज्ञान के जनक हैं, फिर फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है, और भ्रूण विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है अरस्तु के बारे में, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, सर्टोली कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक है, तो ये सर्टोली कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन है? तो वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में LH हार्मोन भी कहते हैं। तो सर्टोली कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो है LH। किसके द्वारा? LH के द्वारा। तो कैसा लगा? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि आप यदि ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन के कलेक्शन को हम लोगों ने फिजिक्स में भी रेडी किया है, केमिस्ट्री में भी रेडी किया है, मैथ में भी रेडी किया है, और बायोलॉजी तो आपको करा ही रहे हैं, और भी क्वेश्चन इसके अलावा भी हैं, और मॉडल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपको हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। टेस्ट भी कुछ दिन में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, काउंसलिंग तक आपके हेल्प करेंगे। बस आप इस एप्लीकेशन को, इसमें कुछ फ्री कंटेंट भी हैं, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, उदित फार्मेसी क्लासेज नाम से सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन नाम का कोर्स होगा, आप उस कोर्स को ले लीजिए। यदि आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं, मात्र 299 रुपये में आपके लिए ये बहुत कम प्राइस में हम लोगों ने अवेलेबल किया है, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए। कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो के लाइक एम को 30 जल्दी कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तुरंत आएगा कल टाइम पे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।